हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। तो ये हमारा सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का सेकंड लेक्चर से भैया। इसमें जो भी हम रेस्ट ऑफ द पोर्शन है वो आज क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि पिछली इसमें हमने कहाँ तक कवर किया था, डीपीएसपी तक कवर किया था। अभी देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज वगैरह। ठीक है, आई होप कि आपने हमारे जो भी पिछले लेक्चर्स है वो देख लिए होंगे। ठीक है, और देख लिया करो भाई, थोड़ा बहुत आगे के लेक्चर समझने में हेल्प मिलती है। ठीक है, और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका जो भी डिटेल्स है हमने क्या बोलते हैं उसको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, लेक्चर्स की अपडेट भी मिल जाया करेंगी। और भाई साहब, आपको हर एक लेक्चर होने के बाद उस लेक्चर के बेसिस पे अगले दिन, यानी जैसे कि हमारा 6 बजे लेक्चर क्या हो जाता है, अपलोड हो जाता है। ठीक है, यानी दूसरे दिन अगले दिन सवेरे 9 या 10 बजे के बीच में मैं उसी लेक्चर के बेसिस पे क्या करता हूँ, एमसीक्यू अपलोड करता हूँ, बेसिकली डालता हूँ टेलीग्राम चैनल पे। तो आप कर सकते हो जो अगर करना हो तो। नहीं किया तो भी भाई कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अभी देखो भाई, फंडामेंटल ड्यूटीज देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, देखो भाई, फंडामेंटल ड्यूटीज जो थी ना, वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई नहीं थी। ठीक है, इसे लागू कर दिया गया भाई ड्यूरिंग द इंटरनल इमरजेंसी 1975 एंड 1977 के दौरान। जो इमरजेंसी लागू हुई थी उसी के दौरान। ठीक है, ये लागू कर दी भाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। ठीक है, इट वाज रिकमेंडेड बाय द स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी ने क्या किया था भाई, इसका रिकमेंडेशंस किया था, तभी ये लागू की गई थी। ठीक है, आपको क्वेश्चंस आता है स्टेटमेंट की भाई फंडामेंटल ड्यूटी जो थी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई थी या फिर एनिमरेटेड की गई थी? नहीं भैया, एनिमरेटेड नहीं थी। ठीक है, इट वाज क्या प्रोवाइड कर दी गई थी, कब भैया, जब इंटरनल इमरजेंसी लागू कर दी थी तब। किसके द्वारा भाई? सोरेन सिंह कमेटी के द्वारा, जिसकी रिकमेंडेशंस की थी। और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1976, उसी ने क्या की थी, इसको बेसिकली लाया गया था। ठीक है, उसके बाद देखो भाई, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001 ने एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड कर दी थी। ठीक है, कौन सी ड्यूटी है, क्या है, हम फंडामेंटल ड्यूटी जब चैप्टर पढ़ेंगे तब देख लेंगे। ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया भैया, फिर पार्ट 4 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया और आर्टिकल 51 है क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हो गया। ठीक है, ये बात यहाँ पे आप ध्यान में रखना। ठीक है, बेसिकली फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है भैया, 11 है। ठीक है, ये जो 11वीं ड्यूटी है भैया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001 के द्वारा ऐड की गई है। ठीक है, और ये नॉन जस्टिशिएबल है। ठीक है, मैंने जस्टिशिएबल है नॉन जस्टिशिएबल आपको का समझाया था। ठीक है, जस्टिशिएबल यानी आप यहाँ पे समझ सकते हो कि अगर मान लो कि कुछ वॉयलेट होता है आपका अधिकार वगैरह। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की तरफ जा सकते हो। ठीक है, उससे जो वॉयलेट हुआ है उसे एनफोर्स करने के लिए, ठीक है, बता सकते हो। लेकिन नॉन जस्टिशिएबल यानी क्या होता है भैया, आप किसी की तरफ नहीं जा सकते हो, आपको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की तरफ आप जा ही नहीं सकते हो क्योंकि नॉन जस्टिशिएबल है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो जस्टिशिएबल यानी इतना है कि आप कोर्ट को बोल सकते हो कि भाई हेल्प के लिए जा सकते हो कोर्ट की तरफ, और नॉन जस्टिशिएबल यानी भाई कोर्ट की तरफ नहीं जा सकते आप हेल्प के लिए। ठीक है, ये आप ध्यान में रखना। ठीक है, तो बेसिकली फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है भाई, एक रिमाइंडर है सिटीजन के लिए। क्या है? रिमाइंडर है कि भैया वॉइल एंजॉइंग द राइट्स। ठीक है, हमें हमें जो राइट्स मिले वो एंजॉय करते वक्त ये भी ध्यान में रखना है कि भाई हमारी कुछ ड्यूटी भी बनती है अपनी कंट्री के प्रति, उसे भी हमें निभाना है। ये क्या है? ये फंडामेंटल ड्यूटीज है। ठीक है, ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना। ठीक है, बस इतना ही ध्यान में रखना। फंडामेंटल ड्यूटी जब आएंगी तो हम अच्छे से पढ़ लेंगे। चलो फिर, सेकुलर स्टेट। सेकुलर स्टेट यानी क्या होता है भाई, जो रिलीजन के मामले में क्या होता है भैया, न्यूट्रल होता है। ऐसा स्टेट जो डिक्लेयर नहीं करता है कि भैया हमारा ऑफिशियल रिलीजन ये है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया। इंडिया क्या है भैया, सेकुलर स्टेट है। क्या हमारा ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर हो कि भैया हम हिंदू स्टेट है? जैसे कि पाकिस्तान क्या है, मुस्लिम्स नेशन है। ठीक है, श्रीलंका देखो, बांग्लादेश देखो। ठीक है, इन्होंने क्या किया है भैया, अपना जो ऑफिशियल रिलीजन है, ठीक है, वो डिक्लेयर किया हुआ है। हमने किया है कि भैया नहीं किया गया है। ठीक है, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है, सेकुलर स्टेट के लिए स्टैंड करता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टैंड फॉर ए सेकुलर स्टेट। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अपहोल्ड नहीं करता है कि भैया ये हमारा ऑफिशियल रिलीजन है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया नहीं गया है कि हमारे नेशन का ऑफिशियल रिलीजन ये है करके। ठीक है, इसलिए हम क्या है भैया, सेकुलर स्टेट है। इस सेकुलर स्टेट में भी भैया क्या है, हमारे जो इंडियन कंसेप्ट है सेकुलरिज्म, ठीक है, वो पॉजिटिव कंसेप्ट है। पॉजिटिव कंसेप्ट कैसे है, देखो भाई, कि हमारी जो सोसाइटी है इंडिया की, ठीक है, वो मल्टी रिलीजियस है। क्या है? मल्टी रिलीजियस है, यानी एक से ज़्यादा आपको यहाँ पे रिलीजन देखने के लिए मिलेंगे। इसमें अगर जस्ट मान लो कि हम क्या करते हैं, किसी एक रिलीजन को प्रिविलेज देते हैं या फिर प्रेफरेंस देते हैं, तो क्या हो जाएगा, हमारे कंट्री में इंस्टेबिलिटी आ जाएगी।
ठीक है। अदर रिलीजन जो है या फिर अदर रिलीजन के जो लोग है वो क्या करेंगे, रेबेल करेंगे, ठीक है। तो इसलिए भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेक्युलरिज्म की कंसेप्ट है वो क्या है भैया, पॉजिटिव कंसेप्ट है। पॉजिटिव कंसेप्ट यानी क्या है भैया, कि क्या है कि हम इक्वल रिस्पेक्ट देते हैं, बेसिकली क्या करते हैं, इक्वल रिस्पेक्ट देते हैं किसको भैया, ऑल रिलीजन को। क्या करते हैं हम, इस पे इक्वल रिस्पेक्ट देते हैं ऑल रिलीजन को, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा प्रोटेक्ट भी करते हैं हम ऑल रिलीजन को, क्या करते हैं, प्रोटेक्ट भी करते हैं भैया ऑल रिलीजन को। ये है भैया पॉजिटिव कंसेप्ट, ठीक है। पॉजिटिव कंसेप्ट यानी क्या हो गया भैया, कि क्या कर रहे हैं हम, इंडिया की जो सेकुलरिज्म है वहाँ पे पॉजिटिव कंसेप्ट है। पॉजिटिव कंसेप्ट यानी इक्वल, क्या कर रहे हैं हम, इक्वल प्रोटेक्शन दे रहे हैं भैया और रिलीजन को, और सभी रिलीजन की हम क्या कर रहे हैं भैया, रिस्पेक्ट कर रहे हैं। हालांकि अगर वेस्टर्न देखते हो, अगर आप वेस्टर्न सेकुलरिज्म क्या देखते हो, वेस्टर्न सेकुलरिज्म की भाई कंप्लीटली निगेटिव कंसेप्ट है। निगेटिव कंसेप्ट इन द सेंस कैसी हो गई भैया, कि भैया ये जो है स्टेट एंड रिलीजन को कंप्लीटली सेपरेशन है। स्टेट एंड रिलीजन भाई कंप्लीटली एक दूसरे से सेपरेट है। रिलीजन स्टेट के मामले में हस्तक्षेप नहीं करता है भाई, स्टेट रिलीजन के मामले में हस्तक्षेप नहीं करता है। ये भाई निगेटिव कंसेप्ट है, ठीक है, वेस्टर्न सेकुलरिज्म की। जस्ट मान लो ये कंसेप्ट हमारे इंडिया में लागू हो सकती है क्या, नहीं लागू हो सकती भैया। क्यों, क्योंकि मल्टी रिलीजियस है भैया। हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अनुमति देता है, जहाँ पे इविल प्रैक्टिसेस अगर किसी रिलीजन में हो रही है तो वहाँ पे थोड़ा बहुत हस्तक्षेप करने की क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन परमिशन भी देता है, आगे चल के आपको पता चलेगा, ठीक है। तो एक बात यहाँ पे ध्यान में रखना, हमारी जो सेकुलरिज्म की कंसेप्ट है वो कैसे भैया, पॉजिटिव है। पॉजिटिव इन द सेंस हम सभी रिलीजन की क्या करते हैं भैया, रिस्पेक्ट करती है, और सभी रिलीजन को क्या करते हैं भैया, प्रोटेक्ट भी करते हैं। वेस्टर्न की कैसे भैया, निगेटिव। निगेटिव इन द सेंस कैसी हो जाएंगी भैया, वो हो जाएगी भैया कि कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड द स्टेट, ठीक है। ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना, ठीक है। तो सेकुलर यानी क्या है भाई, हमने कोई भी अपना ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर नहीं किया गया है, ठीक है। ये बात आप यहाँ पे ध्यान में रखना, ठीक है। जैसे कि जो सेकुलर वर्ड है प्रीएम्बल में ऐड किया गया है भैया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा क्या है भाई, प्रीएम्बल में बताया गया है कि ऑल सिटीजन्स को क्या है भाई, लिबर्टी है, इक्वलिटी है, फेथ है, वर्शिप, ठीक है, वो सभी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो भाई आर्टिकल 14 भी है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 15 भी देखने को मिलेगा, ठीक है। आर्टिकल 16 भी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ये सभी हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स में, तब सेकुलरिज्म की कंसेप्ट आपको समझा देंगे। उसके बाद आर्टिकल 25 से लेके 30 तक, ठीक है, जो भी रिलीजन के बारे में वो सभी यहाँ पे कवर हो जाएंगे। और उसके बाद है भैया आर्टिकल 44, ठीक है। आर्टिकल 44 क्या है भैया, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। ये क्या है भैया, सेकुलरिज्म के कुछ तो भी बेसिकली प्रोविजंस दिए हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। अभी ये जो सभी प्रोविजंस हैं आप ध्यान में रखो, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो क्या ध्यान में रखना है भाई, प्रीएम्बल में मेंशन किया गया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने क्या कर लिया भाई, सेकुलर ये वर्ड ऐड कर लिया। उसके बाद देखो भाई आर्टिकल 14 से लेके 16 तक, 25 से लेके 30 तक एंड 44, भूलना नहीं है ये, आप लिख के रख दिया, फिर आपके लक्ष्मीकांत में तो दिए हुआ है, ठीक है। क्या है, प्रियम्बल 42nd, आर्टिकल 15 से लेके 16, उसके बाद क्या है भाई 25 से लेके 30 एंड आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, आपको ध्यान में रखना है। तो सेकुलर का मीनिंग आपको, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब जैसे कि आपको ये भी पता होगा कि भाई जो पार्लियामेंट वगैरह है, लेजिस्लेचर में, ठीक है, उसमें भी क्या है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स दी गई थी शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब्स को, एंग्लो इंडियंस को, ठीक है। हालांकि अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 2019 में, और ये जो रिप्रेजेंटेशन था एंग्लो इंडियन का वो खत्म कर दिया गया, ठीक है। हालांकि शेड्यूल कास्ट का अभी भी चल रहा है, वो 10 साल के लिए फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है। ये आने वाले चैप्टर में आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे ध्यान में आप रख सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो था वो तो हमने खत्म कर दिया। क्या कम्युनल रिप्रेजेंटेशन क्या था, जो था ब्रिटिशर्स के एरा में, वो क्या कर दिया हमने, वो तो क्या कर दिया हमने, अबोलिश कर दिया, ठीक है। लेकिन बेसिकली लेकिन हम क्या करें, टेम्पररी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स तो प्रोवाइड कर ही रहते हैं, जैसे कि एंग्लो इंडियंस के लिए, ठीक है। ये जो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ये आगे चल के पता चल जाएगा, ठीक है, जैसे हम पार्लियामेंट देखेंगे, ठीक है। वहाँ पे वो नॉमिनेटेड मेंबर्स वगैरह जाया करते थे, ठीक है। वो मैं अच्छे से आपको करवा दूंगा। खाली सेकुलर स्टेट यानी क्या होता है, ये यहाँ पे आप ध्यान में रखो, ठीक है। तो हमारी जो सेकुलरिज्म की कंसेप्ट है वो कैसी है भैया, पॉजिटिव कंसेप्ट है, ठीक है। ये बात आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो भाई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, मैंने एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या है पहले लेक्चर में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया था, ठीक है। यानी एडल्ट फ्रेंचाइजी यानी राइट टू
हर एक एडल्ट को मिलेगा, यानी राइट टू वोट टू ऑल एडल्ट्स, ठीक है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन के बिना, ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, सेक्स, कास्ट, ठीक है, इसके बेसिस पे बिना डिस्क्रिप्शन किए हुए सभी को क्या मिल जाएंगे भैया, राइट टू वोट मिल जाएगा। इसे कहता है, इसे कहा जाता है एडल्ट फ्रेंचाइजी। बेसिकली एडल्ट फ्रेंचाइजी किस बेसिस पे वर्क करता है भैया, हमने कहा देखा था, इक्वलिटी के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। क्या करता है, इक्वलिटी पे बेस पे, ठीक है। जब भी आप एडल्ट फ्रेंचाइजी पे वर्ड सुनोगे तो एक ही ध्यान में रखना भैया, राइट टू वोट टू ऑल एडल्ट्स, ठीक है, उसमें कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी भी बेसिस पे, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखो, ठीक है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इन द सेंस क्या है भाई, जो भी बंदा 18 ईयर्स के अब हो जाता है, यानी 18 साल की उम्र वो पार कर जाता है, तो उसे क्या मिलता है भैया, राइट टू वोट मिलता है। उसे क्या मिलता है भैया, राइट टू। तो राइट टू क्या है भैया, लीगल राइट है, सिविक राइट है, या फिर क्वालिफाइड राइट है, ठीक है। ये हम देखेंगे आने वाले समय में, ठीक है। हर एक राइट्स में आपको बहुत अच्छी तरीके से बेसिकली एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। बेसिकली क्या होता था फिर 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 ने क्या कर दिया था, ये जो वोटिंग की एज है 21 से लेके 18 तक क्या कर दी थी, रिड्यूस कर दी थी। पहले क्या थी भैया 21, यानी जो इंसान 21 ईयर के ऊपर हो जाता था उसी को राइट टू वोट मिल जाता था। लेकिन 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 ने ये जो एज है वो रिड्यूस करके कितनी कर दी भाई, 18 कर दी। कितनी कर दी, 18। यानी अभी जो कुछ नहीं, बेसिकली अब इंडियन सिटीजन, ठीक है, चाहे वो इंडिया के किसी भी कोने में रहता हो, अगर वो 18 ईयर्स के ऊपर हो जाता है तो उसे क्या मिल जाता है भैया, उसे मिल जाता है भैया राइट टू वोट मिल जाता है। उसे क्या मिल जाता है भैया, राइट टू वोट मिल जाता है। ये आप बात यहाँ पे ध्यान में रखो, ठीक है। तो बेसिकली देखो, ये जो रहते हैं भाई राइट टू वोट या फिर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये डेमोक्रेसी का बेस जो है क्या कर देती है, ब्रॉड कर देती है, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ जाती है इससे भैया, क्या बढ़ जाती है, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। जस्ट एक सेकंड होल्ड करो, यहाँ पे शादी का माहौल चल रहा है, थोड़ा मैं डोर क्लोज कर देता हूँ। चलो भैया, देखो भैया ये बोल रहे हैं कि भाई डेमोक्रेसी का बेस जो है ब्रॉड कर देते हैं। जी हाँ, ब्रॉड तो होता ही है भैया। मान लो कि लिमिटेड फ्रेंचाइजी है तो डेमोक्रेसी का कुछ मीनिंग तो नहीं बचा भैया। लेकिन क्या है, जो भी एडल्ट है, ठीक है, विदाउट कि बिना किसी भेदभाव के, ठीक है, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, किसी भी सेक्स को, मेल हो, फीमेल हो, या फिर और भी कुछ हो, ठीक है, तो उसे जैसे वो 18 साल के ऊपर का हो जाता है, 18 साल का हो जाता है, उसे राइट टू वोट मिल जाता है, ठीक है। एक सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है भाई इससे। यानी देखो, जब इलेक्शन होता है तो क्या, जो मंत्री संतरी रहते हैं भाई आपके समर आते हैं, आपके हाथ जोड़ते हैं, तो बेसिकली डिग्निटी की फीलिंग आती है भैया। पे क्या है, डिग्निटी बढ़ाती है। क्या होती है, इससे डिग्निटी बढ़ती है, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है। अगर मान लिया कि मुझे वोट ही नहीं करना है, तो भाई आपकी वैल्यू है ना, आपके वोट की क्या है भैया, वैल्यू है। तो इससे क्या होती है भैया, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ती है कॉमन पीपल की, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी अपहोल्ड करता है भैया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। जी हाँ, हमने ये देखा था कि एडल्ट फ्रेंचाइजी है जो बेसिकली इक्वलिटी के प्रिंसिपल से क्या, सॉरी, इक्वलिटी के प्रिंसिपल पे ही वर्क करती है, ठीक है। तो क्या कर दिए थे भाई, इक्वलिटी, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी अनेबल वो अपहोल्ड करती है। उसके बाद अनेबल्स माइनॉरिटीज टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। जी हाँ भाई, माइनॉरिटी के लिए भी क्या हो जाते हैं भैया, उनके इंटरेस्ट सेव करने के लिए एक अपॉर्चुनिटीज बन जाती है, वो भी वोट कर सकते हैं, ठीक है। वो भी इलेक्शन में क्या हो सकते हैं भैया, खड़े हो सकते हैं, ठीक है। ये भी बात यहाँ पे, ठीक है, आने वाले समय में और अच्छे तरीके से समझ जाएगा अपने आप को, ठीक है। आई होप कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होता है आपको समझ में आएगा। उसके बाद देखो भाई, सिंगल सिटीजनशिप। जी है भैया, हमारे इंडिया में क्या है भैया, सिंगल सिटीजनशिप है। क्या है, सिंगल सिटीजनशिप, और ये यूनाइटरी प्रोविजन है भैया। क्या है, यूनाइटरी प्रोविजन है, ठीक है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है भैया वो फेडरल फॉर्म में, क्या है, फेडरल फॉर्म में, बट स्पिरिट में क्या है भैया, यूनाइटरी है। क्या है, स्पिरिट में क्या है, यूनाइटरी। जैसे कि हमने देखा था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, बेसिकली सॉरी फेडरेशन है, वो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। क्या है भैया, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। कमिंग टुगेदर फेडरेशन है क्या, नहीं है, ठीक है। फिर चाहे ऑफ इंडिया के किसी भी कोने में जन्म लो, यानी पैदा हो, ठीक है, आपको इंडियन सिटीजन करके ही पुकारा जाएगा, ठीक है। हमारे यहाँ स्टेट के लिए कोई ऐसी सेपरेट सिटीजनशिप नहीं है। जैसे कि मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ भैया, तो महाराष्ट्र का मैं कोई सिटीजन हूँ क्या, ठीक है। मैं तो सिटीजन हूँ भैया इंडिया का, यानी मुझे महाराष्ट्र की सिटीजनशिप नहीं है, मुझे है सिर्फ भाई इंडिया की सिटीजनशिप, ठीक है। हालांकि यूएसए में ऐसा नहीं है भैया, ठीक है। यूएसए में क्या है,
यूएसए में कैसा होता है बेसिकली कि सिटीजन जो है भाई वो पर्टिकुलर स्टेट के नहीं है, ठीक है। वो क्या करते हैं भाई, एक नेशनल गवर्नमेंट की भी उनको सिटीजन मिलती है, और जिस स्टेट से वो बिलोंग करते हैं उसकी भी उसको सिटीजन मिलती है, सिटीजनशिप मिलती है। यानी वहाँ पे दो सिटीजनशिप है, ठीक है, ड्यूअल सिटीजनशिप है। और इंडिया में क्या है भाई, सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है, चाहे कि कहाँ पे भी आप पैदा हो, ठीक है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, एनविसेजेस कहता है भैया फेडरल एंड ड्यूअल पॉलिटी। ड्यूअल पॉलिटी है भैया, ड्यूअल पॉलिटी पे कंफ्यूजन नहीं होना कैसे, ठीक है। तो देखो भाई सेंटर यानी सेंटर और स्टेट, ठीक है, थोड़ा मराठी निकल रहा है भाई आजकल। सेंटर और स्टेट, सेंटर में भी क्या है, पीएम है, सीएम है, ठीक है। तो ये क्या होगी भैया, ड्यूअल पॉलिटी होगी। ये क्या होगी, ड्यूअल पॉलिटी होगी। ये आप यहाँ पे ध्यान में रखना, ठीक है। और यूएसए में कैसी है तो हमने ऑलरेडी बात की है, ठीक है। और वो तो पता ही है भाई, आप आए, जैसे आप किसी भी कोने में पैदा हो जाओ, आपको वोटिंग राइट्स, आपके जो भी सिविल राइट, जो भी सिविक राइट्स होंगे, वो सभी को आपको क्या हो जाएंगे, प्राप्त मिल जाएंगे भैया, क्या हो जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, इसमें कोई आपके लिए प्रोहिबिशन नहीं रहेगा कि ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। आपके पॉलिटिकल राइट्स भी आपको मिल जाएंगे, क्योंकि भैया आप सिटीजन किसके हो, इंडिया के हो, ठीक है। हमारी इंडिया क्या करती है भाई, सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड करती है, ठीक है। उसके बाद देखो भैया इंडिपेंडेंट बॉडीज, ठीक है। जैसे कि इंडिया में पता है आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, तो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, ठीक है। इसके अलावा क्या है भाई, जुडिशियल ऑर्गन्स है। जैसे भी मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई इंडिया में क्या है, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, और क्या है भैया, एक जुडिशियल ऑर्गन भी है। थ्री पिलर्स ऑफ द इकोनॉमी, सॉरी, थ्री पिलर्स ऑफ द डेमोक्रेसी, ठीक है, ये तो है। इसके अलावा इंडिया में इंडिपेंडेंट बॉडीज भी है भैया। तो बेसिकली ये बलवर्क करके काम करती है। बलवर्क का मीनिंग इतना होता है भाई कि डेमोक्रेसी को खत्म नहीं होने देना है। तो जस्ट मान लो भैया कि ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। और ये क्या है भैया, ये है बलवर्क। यानी ये प्रोटेक्ट कर रहा है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म नहीं होने देना है, डेमोक्रेसी को खत्म नहीं होने देना है, ठीक है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फेयरली इलेक्शन कंडक्ट करता है भाई, ठीक है। क्या भाई, गवर्नमेंट पे नजर रखता है, ठीक है, जो भी है वो देखता है, ठीक है। उसके बाद क्या क्या है आपको आगे चल के अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। यूपीएससी है भाई, एसपीएससी है भाई, ठीक है। इनका इंडिपेंडेंस भी इंश्योर किया गया है भाई। इलेक्शन कमीशन अगर अपॉइंट हो जाता है तो उसे कोई निकाल नहीं सकता भाई। कैट का भी वैसा है, उसके लिए बहुत टेढ़ी प्रोसीजर है, वो आपको पता चलेगा। यूपीएससी का भी वैसे ही है भैया। ये सभी क्या है भैया, ये बलवर्क है अब दो कॉन्स्टिट्यूशन, आप कह सकते हो बलवर्क है ये सभी डेमोक्रेटिक सिस्टम के। क्या है, डेमोक्रेटिक सिस्टम के, ठीक है। बलवर्क का मीनिंग ऐसे याद रखना कि भाई अंदर ये है, और ये क्या है, ये एक वॉल है जो प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। इसको कह सकते हो आप बल वर्क, ठीक, समझ में आ रहा है भाई। इंडिपेंडेंट बॉडीज भी है, ये भी आप ध्यान में रखना है यहाँ पे, ठीक है। इंडिपेंडेंस कैसे इंश्योर किया गया है भाई इनका, भाई कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, इनको निकाल दिया नहीं जा सकता है। जिनको जो फैसिलिटीज अपॉइंट करते वक्त मिल चुकी है उसमें फिर फेरबदल नहीं हो सकते भैया, ठीक है। और इनकी जो भी सैलरी वगैरह रहेगी वही कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज होगी, ठीक है। ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या है, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया क्या है, पब्लिक अकाउंट क्या है, वो सभी आपको आने वाले समय में पता चल जाएगा। खाली अब बस सुनो, आप कुछ नहीं करो, ठीक है। उसके बाद देखो भाई इमरजेंसी प्रोविजंस दिए गए हैं। इमरजेंसी यानी क्या होती है भाई, आपातकालीन स्थिति, ठीक है। ऐसी जब स्थिति आती है तो उसके उससे निपटने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही डिटेल में प्रोविजंस दिए गए हैं, ठीक है। इसमें अमेंडमेंट्स भी बहुत सारी हुई, जैसे कि आर्टिकल 352 भैया नेशनल इमरजेंसी जो लगी थी भैया 1975 में। आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी, या फिर प्रेसिडेंट रूल, आए दिन आप सुनते रहते होंगे भाई प्रेसिडेंट रूल रख गया, ठीक है। स्टेट इमरजेंसी भी इसको कहा जाता है। आर्टिकल 360 भाई फाइनेंशियल इमरजेंसी, क्या है भैया, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो बेसिकली आप यहाँ पे इतना ध्यान में रखो कि भैया जब इमरजेंसी लगते हैं तब हमारा फेडरल स्ट्रक्चर यूनाइटरी वन में क्या हो जाता है भाई, कन्वर्ट हो जाता है। तब हमें अमेंडमेंट करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। जैसी इमरजेंसी डिक्लेयर होती है वैसे ही हमारा फेडरल स्ट्रक्चर यूनाइटरी स्ट्रक्चर में क्या हो जाता है भैया, कन्वर्ट हो जाता है। उसमें कुछ अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कि आप कह सकते हो फेडरल कब है भाई, नॉर्मल टाइम में। अभी कुछ इमरजेंसी वही नहीं है तो हमारा नॉर्मल टाइम में क्या रहेगा भैया, फेडरल रहेगा, ठीक है। जैसे इमरजेंसी लग गई भैया तो क्या हो जाएगा, यूनाइटरी हो जाएगा। हमारा फेडरेशन क्या हो जाएगा भैया, यूनाइटरी हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली फेडरल स्ट्रक्चर यूनाइटरी स्ट्रक्चर में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। बेसिकली ये इमरजेंसी क्यों लागू की जाती है, ठीक है, ताकि हम सेफगार्ड कर सके अपनी कंट्री की सोवरेनिटी को, अपनी कंट्री की सोवरेनिटी को, यूनिटी को, इंटीग्रिटी को, ठीक है। जो भी सिक्योरिटी है कंट्री की उसको सिक्योर कर सके, ठीक है। उसके बाद जो भी हमारी डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम है उसको भी सिक्योर कर सको,
ठीक है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, इमरजेंसी लागू कर सकते हैं। जैसे मान लो भैया कि पाकिस्तान ने मान लो कि आक्रमण कराया, इनकेस उस वक्त क्या इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है, ताकि यूनाइटेड स्ट्रक्चर हो, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लो उसमें स्टेट कोई क्या करे, अपोज ना करे, रेजिस्ट ना करे। ठीक है, इसलिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, ठीक है, या फिर डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर जैसे 1975 में कोई इंटरनल इमरजेंसी थी, उस वक्त डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर क्या खतरे में है, ऐसे मान के क्या इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई थी। ठीक है, हालांकि सिचुएशन बहुत अलग थी, इमरजेंसी में आप पढ़ोगे प्रोविजंस के बारे में। ठीक है, आई होप कि आपको इमरजेंसी समझ में आया होगा। ठीक है, जब टू प्रोटेक्ट या फिर टू सेफगार्ड द सोवर्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, द डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सभी प्रोटेक्ट करने के लिए क्या इमरजेंसी लागू की जाती है। ठीक है, 3 टियर गवर्नमेंट भैया, 3 टियर गवर्नमेंट वर्ल्ड में कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, हमारे इंडिया में, जैसे कि क्या है भैया, सेंट्रल है, स्टेट है, और जो भी लोकल गवर्नमेंट भी है। लोकल गवर्नमेंट ये तो पता ही है आपको, लोकल गवर्नमेंट भाई क्या है, पंचायत है भाई, और म्यूनसिपैलिटीज है। क्या है, म्यूनसिपैलिटीज है। ठीक है, ओरिजिनली क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ ड्यूअल पॉलिटी दी हुई है, जैसे कि सेंटर एंड स्टेट वाली। ठीक है, लेकिन क्या आता है फिर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है। ठीक है, वो पार्ट 9 ऐड करता है और शेड्यूल 11 ऐड कर देता है। ठीक है, द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पंचायत लाता है। ठीक है, ग्राम पंचायत पता होंगे आपको। ठीक है, 1992 में आता है भाई ये एक्ट, ये ध्यान में रखना। ठीक है, क्या आता है 1992 में, कौन सा पार्ट ऐड करता है भैया, 9, और कौन सा शेड्यूल, 11वां शेड्यूल यहाँ पे ऐड हो जाता है। ठीक है, जैसे कि ग्राम पंचायत आपको पता है विलेज लेवल पे होती है, गांव में जाते तो मिलती है, इंटरमीडिएट लेवल पे भी होती है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में भी होती है भैया, होती है ना ग्राम पंचायत। ठीक है, यहाँ पे ऐसे 3 टियर सिस्टम, ये हो गया भाई 1, 2 और 3 टियर सिस्टम। ठीक है, उसके बाद भाई 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 भी आता है, ये पार्ट 9 ही ऐड करता है और शेड्यूल 12वां ऐड करता है। ये बेसिकली म्यूनसिपलिटी के लिए रहता है। क्या रहता है, म्यूनसिपलिटी, जैसे कि आपको पता है नगर पंचायत, ट्रांजिशनल एरिया। उसके बाद देखो भाई म्यूनसिपल काउंसिल, म्यूनसिपल काउंसिल भी रहता है ना, क्या रहता है भाई, स्मॉलर अर्बन एरिया में रहता है। ठीक है, और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन क्या रहता है भाई, लार्जर अर्बन एरिया में रहता है। ठीक है, ये सभी चैप्टर में हम बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। ठीक है, बेसिकली इसकी पूरी हिस्ट्री हमें दी गई है, तो आप बिंदास रहो, कुछ ऐसा आपको टेंशन नहीं रहेगा। ठीक है, खाली ये एक्ट अभी ध्यान में रखना। ठीक है, लेकिन ये बात ध्यान में रखना कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे स्टिपुलेटेड की ये सिर्फ ड्यूअल पॉलिटी, क्या सिर्फ ड्यूअल पॉलिटी दी हुई है। क्या दी हुई है, ड्यूअल पॉलिटी। ठीक है, ये जो लोकल गवर्नमेंट है भैया, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 से आई है, ये आप ध्यान में रखना। ठीक है, उसके बाद चलो आगे देखते हैं। देखो भाई कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, तब देखो भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी, सबसे पहले कोऑपरेटिव सोसाइटीज यानी क्या होता है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटीज कुछ नहीं होता है भैया, एक वॉलेंटरी एसोसिएशन होता है। क्या होता है, वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, एक बहुत सारे इंडिविजुअल्स इकट्ठा आते हैं, वॉलेंटरी एसोसिएशन फॉर्म करते हैं, उसे कहा जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, किस लिए फॉर्म होता है भाई, एड्रेस करने के लिए, क्या, कॉमन सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल नीड्स एंड एस्पायरेशंस। ठीक है, एड्रेस करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज बताती है, इसके बारे में भी बहुत अच्छे प्रोविजंस है, आगे चल के पता चलेंगे। ठीक है, तो बेसिकली 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 आता है और कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रोटेक्शन देता है। क्या करता है भाई, प्रोटेक्शन देता है, इसी के साथ इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी देता है। ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी देता है। ठीक है, यानी 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सॉरी 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2001 गिव ए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड प्रोटेक्शन टू द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इसके अलावा इसने 3 चेंजेस भी किए। कौन से 3 चेंजेस भाई, तो कोऑपरेटिव राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी ये फंडामेंटल राइट बना दिया है भाई, अंडर आर्टिकल अंडर अंडर द आर्टिकल 90। उसके अलावा डीपीएसपी में भी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी, आर्टिकल 43 भी क्या कर दिया भाई, ऐड कर दिया गया। किसके लिए भाई, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए। ठीक है, ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना, सोशियो इकोनॉमिक और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रोविजंस है, वहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो भाई पार्ट 9 भी ऐड किया है इन्होंने, और कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रोविजंस आपको देखने के लिए मिलेंगे आर्टिकल 243Z-2, आर्टिकल 243Z-T। ठीक है, ध्यान में रखना 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने 3 चेंजेस किए थे, बेसिकली 3 चेंजेस मेड बाय द 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, आप ध्यान में रख सकते हैं कि
कोऑपरेटिव सोसाइटीज मेड ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19, ठीक है। देयर इज ए ऑल्सो प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 43B इन DPSP, किसके लिए भाई, टू promotion of cooperative society, and then it added a new part, that is part 9B in part 9B containing article 243Z to 243ZT, ठीक है। बेसिकली यही पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये यहाँ पे टाइटल दिया हुआ है इन्होंने, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कौन रेगुलेट करता है भाई, अगर मल्टी स्टेट रहती है तो पार्लियामेंट कर रहेगा भाई, क्या रहती है, मल्टी स्टेट रहते हैं तो पार्लियामेंट, ठीक है बेसिकली। एंड अगर कोऑपरेटिव रहती है नॉर्मल वाली स्टेट वाली, ठीक है, तो उसे स्टेट लेजिस्लेचर, उसे क्या करेगा, स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। वो जो भी अप्रोप्रिएट लॉ लाएंगे स्टेट के, उस हिसाब से उसको गवर्न किया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा। ये बात आप यहाँ पे ध्यान में रखो, ठीक है। कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें, ठीक है। बेसिकली बहुत कुछ है, आगे चल के पता चलेगा, ठीक है। यहीं पे सब डिस्कस करने से मज़ा नहीं है, आगे चल के बहुत अच्छे से और बढ़िया होगा, ठीक है। एनीवे, ठीक है, आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये जस्ट ग्लिम्स है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो भाई, क्रिटिसिज्म दिया हुआ है, ठीक है, आधा से ज़्यादा आपको पता ही है, देख लेते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें कि भाई बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है जी, है भाई, इनका कहना था क्रिटिक्स का जी भाई कि क्या है भैया, जी बेसिकली बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने बेसिकली ये कुछ हद तक सच भी है भाई, बोरोड ही कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन हमने क्या किया कि जो प्रोविजंस हमने अडॉप्ट किया फिर बोरोड किए, वो एज इट इज़ क्या अडॉप्ट नहीं किए, हमने उसमें अपने सोसाइटी के हिसाब से क्या किए भैया, चेंजेस किए, क्या किए, चेंजेस किए, उस पर चेंजेस करके जो हमारे सोसाइटी की कंडीशंस को अप्लाई होंगे, ठीक है, वो चेंजेस करके हमने उनको क्या कर दिया भाई, अप्लाई कर दिया है, ठीक है। इसलिए इसको कहा जाता है भाई बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। कार्बन कॉपी है 1935 एक्ट, ये भी सच है भाई कि मोर देन हाफ ऑफ प्रोविजंस हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है, ठीक है। इसलिए इसे कहा जाता है भाई कि कार्बन कॉपी है, कार्बन कॉपी है 1935 एक्ट। अन इंडियन है भाई और एंटी इंडियन है बोल रहे भैया ये, ठीक है। क्योंकि बोल रहे हैं कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन अन इंडियन और एंटी इंडियन, क्योंकि ये जो पॉलिटिकल ट्रेडिशन है इंडिया के, ये इनको रिप्रेजेंट नहीं करता, इसे बोल रहे हैं। जो भी पॉलिटिकल ट्रेडिशन है इंडिया के, इनको रिप्रेजेंट नहीं करते, या फिर जो स्पिरिट है इंडिया की, ठीक है, इनको रिप्रेजेंट नहीं करता, ऐसे इनका कहना है, ठीक है। ये खाली ध्यान में रखो, बाकी कुछ है नहीं, ठीक है। बेसिकली इंडियन सिचुएशन के लिए अनसूट है, ऐसे इनका कहना है क्रिटिक्स का, ठीक है। उसके बाद एक अन गांधीयन है भाई, अन गांधीयन क्यों कह रहे हैं भाई, कि बोल रहे हैं कि भैया जो गांधीयन फिलोसॉफी है वो अच्छी तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं की गई है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, अन गांधीयन कहा गया है, ठीक है। एलिफेंटाइन साइज सच है भाई, बहुत इन डेप्थ में क्या किया गया है, बहुत से प्रोविजंस को डाल दिया गया है, इस वजह से क्या हो गई भाई, जो साइज है कॉन्स्टिट्यूशन की वो बहुत बढ़ गई। जैसे कि 4 फैक्टर्स भाई एलिफेंटेंट साइज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे पढ़ा था जियोग्राफिकल, हिस्टोरिकल, ठीक है, पढ़ा था हमने फर्स्ट लेक्चर में। और दो कौन से थे आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, एक था जियोग्राफिकल था भाई, एक था हिस्टोरिकल भाई, ठीक है। इतना तो पता है ना आपको, जियोग्राफिकल हिस्टोरिकल ये तो भूलना ही भूलना नहीं है आपको, ठीक है। भूल जाओगे तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो 4 फैक्टर्स कौन से थे वो आप मुझे किस कमेंट सेक्शन में बेसिकली बता सकते हो, ठीक है। और क्या है भाई, उसके बाद है कोई पैराडाइज ऑफ लॉयर है भाई, पैराडाइज ऑफ लॉयर जैसे कि पता है भाई, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थे, उनमें डोमिनेंट ही कौन कर रहे थे भैया, लॉयर थे भैया, पॉलिटिशियंस थे, ठीक है। इसलिए वहाँ पे बहुत से ऐसे बेसिकली डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज था, ठीक है। इसलिए बहुत से ऐसे आपके वर्ड्स देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि साइंटिफिक टेम्पर भैया, एम्बिगस मीनिंग है भैया, बहुत सारे मीनिंग्स निकलते हैं इसको, और कॉमन मैन जो है भाई इनको क्या समझ नहीं सकता है, समझ सकता है कि भैया नहीं समझ सकता है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है भैया, चलो भाई, ऐसे ही क्रिटिसिज्म दिया है, बार बार रिपीट हुआ है, आप पढ़ लोगे तो भी जम जाएगा, ठीक है। एलिफेंटाइन साइज तो पता ही है ना, गांधी जियोग्राफिकल फैक्टर्स, हिस्टोरिकल फैक्टर्स, उसके बाद भाई सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन था, और कौन सा एक था भैया, और हाँ भाई लीगल लुमिनरीज की क्या थी भैया, डोमिनेंस थी, ठीक है। ये बात आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। तो ये क्रिटिसिज्म आप पढ़ लेना बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से, ठीक है, तो हो जाएगा भैया, क्योंकि आने वाला है। ये चीज़ें ऐसी है भैया, जब आप तक अच्छे से पढ़ लेते हो उसके बाद ही पढ़ाने में भी मज़ा आता है, ठीक है। तो हम करेंगे उसमें भी कुछ ना कुछ रिलेट करके बहुत अच्छे तरीके से आपको रिवाइज करवा देंगे, ठीक है। तो ये था भाई आपका चैप्टर, और ये देखो भाई बोरोड सोर्सेस, यानी बेसिकली कहाँ कहाँ से हमने क्या क्या लिया यहाँ पे दिया गया है, मैंने लगाया हुआ है, आपके पॉलिटी के बुक में भी आपको मिल
जाएगा तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया हुआ है भैया हमने, उसके बाद ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से भी लिया है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, आयरिश यूएसए जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, यहाँ से डीपीएसपी, ठीक है, और भी प्रोविजन है आप पढ़ सकते हो, आपको पढ़ के ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो अब यूट्यूब पे बहुत ऐसे वीडियो ट्रिक्स बताते हैं, वो भी करके आप ध्यान में रखते हैं। कनाडा की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था भाई, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है भाई, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से, यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से, फ्रेंच के कॉन्स्टिट्यूशन से, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन है, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से भी हमने क्या किया भाई, प्रोविजंस लिए हुए हैं, ठीक है। ये आपको पढ़ के ध्यान में रखना पड़ेगा या फिर याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि भैया ये कौन से इससे लिया है या उससे लिया है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये था भैया हमारा साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस वीडियो में मैंने थोड़ा बेसिकली सॉरी मराठी, इस वीडियो में क्या किया मैंने, थोड़ा थोड़ा बेसिकली खुद को कंस्ट्रेंट किया है, ठीक है। बताने के लिए बहुत था, लेकिन वो फिर लेंथ बहुत बढ़ गई होती लेक्चर की इस वजह से, ठीक है। पिछला लेक्चर की लेंथ थोड़ी बढ़ गई, लेकिन उसमें ठीक ठाक बताने के लिए था, यहाँ पे भी बताने के लिए, लेकिन वो सेपरेट चैप्टर में आ रहा है तो यहाँ पे क्यों हम वक्त बर्बाद करें, ठीक है। वैसे भी एक बार अच्छी खासी पॉलिटी होने के बाद ये चैप्टर आपको पढ़ना ही नहीं है बार बार, ठीक है, पढ़ना ही नहीं है, मैं तो पढ़ता ही नहीं हूँ, ठीक है। चलो फिर यहाँ पे रुक जाते हैं अभी हम, और नेक्स्ट इसमें प्रियम्बल चालू कर देंगे। चलो फिर सी यू सून, हैव अ गुड डे।